हेलो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। आजकल जो ये कोरोना वायरस चल रहा है उसकी वजह से ऑनलाइन क्लासेस आई नो ढंग से नहीं लग पा रही हैं, तो अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करें, उनके साथ शेयर करें मेरी वीडियोस। और अगर आपको सच में पसंद आता है तो अगर मुझे मोटिवेट करना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें कि आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। इंसेंटिव्स क्या होते हैं? इंसेंटिव्स यानी वो मेजर्स जो हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करने के लिए, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर हम एम्प्लॉय से काम ही कराते जा रहे हैं तो एक लेवल ऐसा आता है वो लोग काम नहीं करते क्योंकि उनका जो इंटरेस्ट होता है, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है, उनकी जो कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे डाउन होने लग जाती है। और एक लेवल के बाद उनसे हमें एक तरीके से हम कह सकते हैं ज़बरदस्ती काम करवाना पड़ता है, लेकिन वो फिर भी उस कैपेसिटी के साथ, उस एफिशिएंसी के साथ काम नहीं करते। तो उस एफिशिएंसी को, उस कैपेसिटी को, उस परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए हम उनको लालच देते हैं, उनको मोटिवेट करते हैं कि वो काम को अच्छे से कर सकें। तो इंसेंटिव मीन्स ऑल द मेजर्स विच आर यूज्ड टू मोटिवेट पीपल टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस। दो तरह के इंसेंटिव होते हैं, पहला है फाइनेंशियल इंसेंटिव, फिर दूसरा है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। फाइनेंशियल इंसेंटिव जो होते हैं वो मनी की फॉर्म में होते हैं। हम उनको पैसा देते हैं, एक रिवॉर्ड देते हैं, बोनस दे देते हैं या प्रॉफिट में शेयर दे देते हैं। आगे इसके पूरे टाइप्स पढ़ेंगे। देन सेकंड होता है नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव के अंदर जो मनी की फॉर्म में नहीं होते, लाइक हम उनका स्टेटस इंक्रीज़ कर देते हैं और जो उनको हम ट्रेनिंग वगैरह दे देते हैं, कोई जॉब सिक्योरिटी दे देते हैं एम्प्लॉय को, उनकी क्या कहते हैं करियर एडवांस अपॉर्चुनिटीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। मतलब उनका हम क्या करते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट करते हैं। ठीक है। अब दो तरह के इंसेंटिव्स क्यों डिवाइड किए गए हैं? क्योंकि हर एक पर्सन का जो बिहेवियर होता है वो अलग होता है, हर एक पर्सन की जो नीड्स हैं वो अलग होती हैं। तो जो पर्सन्स की नीड्स हैं हम उनके अकॉर्डिंग उनको उस तरह से इंसेंटिव प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। अब एक मान लीजिए एक मैनेजर है और एक है एम्प्लॉय यानी जो लेबर क्लास एम्प्लॉयज़ हैं या जो लोअर लेवल पर काम करते हैं, तो उन लोगों को क्या चाहिए? अब देखिए, जो मैनेजर है उसको ऑलरेडी स्टेटस इंक्रीज़ है, उसको बहुत अच्छी इनकम आ रही है, तो उसका क्या मिलेगा? वो सोचेगा मुझे सिक्योरिटीज़ मिलनी चाहिए, यानी रिटायरमेंट के जो बेनिफिट्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, यानी वो अब मनी की फॉर्म में उसको एक इंसेंटिव चाहिए होगा। लेकिन अगर हम लोअर क्लास की बात करें, जो लेबर वर्कर वगैरह काम करती हैं, तो लोअर क्लास के अंदर वो क्या सोचेंगे, भैया पैसा अगर हमारा स्टेटस इंक्रीज़ हो गया तो हमें पैसे जो हैं वो भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, यानी हमारी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, सैलरी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो वो क्या सोचते हैं कि हमें क्या चाहिए, स्टेटस अच्छा चाहिए। एक सोसाइटी के अंदर स्टेटस का इम्प्रूव होना उनका एक मेन मान लीजिए गोल होगा। ठीक है। तो अब ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, उन लोगों की नीड्स को देखेगी कि किसको क्या नीड की ज़रूरत है, अभी वो क्या चाहते हैं, तो उस हिसाब से वो क्या कर देती है, उनको उस तरह से रिवॉर्ड दे देती है। नेक्स्ट है फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। फर्स्ट पॉइंट है पे एंड अलाउंसेस। पे एंड अलाउंसेस में क्या है, हर एक एम्प्लॉय को एक बेसिक सैलरी मिलती ही मिलती है। ठीक है। उस सैलरी के अंदर हम क्या करते हैं, कुछ अलाउंसेस प्रोवाइड करते हैं, जैसे डीए प्रोवाइड कर दिया, डियरनेस अलाउंसेस, यानी उनकी सैलरी में से कुछ पार्ट जो है हम अलग से एक डीए का वो अकाउंट्स वगैरह बना लेते हैं, तो उनको अलग से रख देते हैं, फिर उनको बाद में वो रिवॉर्ड दिया जाता है। जैसे जैसे उनकी सैलरी इंक्रीज़ होगी वैसे वैसे वो अमाउंट भी इंक्रीज़ होता रहता है। इन अमाउंट में जो है चेंजेस आते रहते हैं। क्या करती है जो सैलरी सिस्टम के अंदर क्या कर देते हैं, वो लोग रेगुलर इंक्रीमेंट्स देना स्टार्ट कर देते हैं हर साल। फिर नेक्स्ट आता है प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव। प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स में क्या है
कि बहुत सारे वेज इंसेंटिव्स जो हैं हम लोग क्या करते हैं, जैसे जैसे वो अपनी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करते जाते हैं तो उनकी जो वेज है उनको बढ़ा दिया जाता है। जैसे प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट आई वैसे ही उनकी वेज के अंदर भी इंक्रीजमेंट आ जाती है। वेज क्या होते हैं, जो डेली बेसिस पर दिए जाते हैं। यहाँ पे दो टर्म्स होती हैं, एक होता है वेजेस, देन सेकंड होती है सैलरी। सैलरी जो है वो पर मंथ दी जाती है, वेजेस जो है वो डेली बेस पर दिए जाते हैं। जो हम कह सकते हैं दिहाड़ी वगैरह के ऊपर जो हमें पैसा मिलता है उनको हम क्या कह सकते हैं, वेजेस कंसिडर कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बोनस। बोनस एक ऐसा इंसेंटिव है जो कि सैलरी, इसके अंदर हमारी कोई सैलरी कट नहीं होती है, सैलरी तो मिलती ही मिलती है, ये एक्स्ट्रा कुछ पैसा मिलता है एज अ रिवॉर्ड, जो ये फेस्टिव टाइम पर दिया जाता है। जैसे दिवाली फेस्टिवल पे बोनस मिल जाते हैं, ठीक है। तो एक ये मेथड होता है। नेक्स्ट आता है प्रॉफिट शेयरिंग। प्रॉफिट शेयरिंग के अंदर क्या होता है, जो एम्प्लॉयज़ अपने उनकी जो परफॉर्मेंस है उनको इम्प्रूव करने के लिए उनको प्रॉफिट में भी शेयर देना स्टार्ट कर देती है ऑर्गेनाइजेशन, उनको एक प्रॉफिट का भी हिस्सा बना देती है। फिर नेक्स्ट है को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शन। कई बार क्या होता है जो एसिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उनको क्या कर दिया जाता है, उनको पहले जो भी उनको अगर ऑर्गेनाइजेशन को या कंपनी को हम कह सकते हैं, कंपनी को अगर कोई शेयर्स अलॉट करने हैं तो वो पहले ऑफ़र किसके पास रखेगी, अपने एम्प्लॉयज़ के पास रख लेगी कि आपने अगर मेरे शेयर्स खरीदने हैं तो खरीद सकते हो। ये स्कीम जो है वो उनका जो मोटिवेशन है वो इंक्रीज़ करती है। उनको ऐसा लगता है कि एम्प्लॉयज़ को कि हम लोगों को भी इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओनरशिप मिल जाएगी। अगर वो पार्टनर बन जाते हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के तो वो हर एक मैनेजमेंट के अंदर डिसीजन मेक कर सकते हैं। और इससे उनका जो और इसमें जो ये है कि जो उनको ये स्कीम ऑफ़र की जाती है तो ये जो स्कीम है वो मार्केट प्राइस से कुछ लोअर प्राइस पर दिए जाते हैं वो शेयर्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है रिटायरमेंट बेनिफिट्स। अगर ऑर्गेनाइजेशन अपने अलग अलग तरीके के रिटायरमेंट्स रखती हैं तो उनको रिटायरमेंट बेनिफिट्स भी दिए जाते हैं, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया, पेंशन्स वगैरह हो गई। तो ये सारी चीज़ें उनको फाइनेंशियल सिक्योरिटी दी जाती हैं कि आफ्टर रिटायरमेंट आपको इतना पेंशन मिल सकता है या आफ्टर रिटायरमेंट आपको इतना प्रोविडेंट फंड मिल सकता है। फिर नेक्स्ट है प्रीरेक्विजिट्स, यानी इसके अंदर हम कुछ पर्क्स देते हैं, कुछ उनको जैसे मेडिकल फैसिलिटीज़ दे सकते हैं या हम उनको एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। एजुकेशन फैसिलिटीज़ इन द सेंस कि कोई भी अगर एम्प्लॉयज़ उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हैं तो उनके जो बच्चे हैं यानी जो उनके चिल्ड्रंस हैं उनके लिए हम कुछ एजुकेशन फैसिलिटीज़ दे देते हैं या फिर उनको कोई अगर उनकी वजह से या हम कोई हाउस कार अलाउंस की फैसिलिटी दे दी, मेडिकल फैसिलिटीज़, ये चीज़ें जो अलग फैसिलिटीज़ हम उनको प्रोवाइड करते हैं वो सारी प्रीरेक्विजिट्स के अंदर आती हैं। यानी प्रीरेक्विजिट्स इन द सेंस कि पर्क्स हो गई, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स के अंदर क्या होता है, कई बार जो नीड्स होती हैं इंडिविजुअल्स की वो सिर्फ और सिर्फ पैसों से सेटिस्फाई नहीं हो सकती। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है। तो पहला इसके अंदर आता है स्टेटस। हर एक पर्सन को पैसे की लालच नहीं होती है, वो चाहता है कि एक सोसाइटी के अंदर उनका एक बेटर स्टेटस हो जिससे उस स्टेटस की वजह से वो जाने जाए, ठीक है। तो स्टेटस मीन्स रैंकिंग ऑफ पोजीशंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। उनमें क्या होता है, जैसे ही उनका स्टेटस इंक्रीज हो गया उनकी अथॉरिटी बढ़ गई, उनके साथ के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई और अकाउंटेबिलिटी भी बढ़ गई। कैसे, जब उनका स्टेटस इंक्रीज हुआ उनको नई अलग से हायर पोस्ट दे दी गई तो उसके साथ साथ उनकी पावर ऑफ डिसीजन टेकिंग पावर ऑफ डिसीजन जो है वो भी बढ़ गया। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ गई कि अब जब पावर्स हैं वो ज़्यादा हैं तो और भी बहुत सारे काम उनको करने को मिलेंगे। साथ ही साथ उनका क्या बढ़ा, अकाउंटेबिलिटी, जितनी पावर्स हैं उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल हुए कि इस काम के लिए वही रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर अकाउंटेबिलिटी यानी उस काम के लिए उन्हीं को ही आंसर करना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट।
ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट के अंदर क्या होता है कि अब ऑर्गेनाइजेशन क्लाइमेट जो है वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन से डिस्टिंग्विश करता है, यानी डिफरेंस दिखाता है। हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने कॉम्पिटिटर्स से डिफरेंट पॉलिसी बनानी चाहिए, जिससे वो क्या रहे, डिफरेंट रहे, और अपना जो सर्वाइवल है वो अच्छे से उनका हो पाए, बहुत लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव कर पाए मार्केट के अंदर। तो कुछ करेक्टरिस्टिक्स ऐसे होते हैं जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन को क्या दिखाने की कोशिश करती हैं, डिफरेंट दिखाने की कोशिश करती हैं। कईयों की रिवॉर्ड पॉलिसी अलग होगी, कईयों की हम कह सकते हैं जो प्रमोशन पॉलिसीज अलग होंगी, कई जो है प्रमोशन देते होंगे। दो तरह से प्रमोशन हम दे सकते हैं। पहली बात, पहला प्रमोशन कैसे हम दे सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि हम ये देखें कि सीनियरिटी बेसिस पर, सीनियरिटी बेसिस यानी कि जो पर्सन इस टाइम पर बड़ा है, एज वाइज हो गया, या हम कह सकते हैं पोस्ट जिसकी अभी हाई है तो हम उसको और हायर पोस्ट पे डाल सकते हैं। दूसरा बेसिस क्या होगा कि उनकी कितनी कैपेबिलिटी है, कितने नॉलेजेबल है। कोई पर्सन सीनियर है लेकिन उसकी नॉलेज कम है, बट जो सीनियर से कम है यानी जो सीनियर नहीं है उसकी नॉलेज ज़्यादा है, तो हम उसको प्रमोट करेंगे जिसकी नॉलेज ज़्यादा है, चाहे वो सीनियर है चाहे वो नहीं है। यानी दो बेसिस हो गए हमारे किसके, प्रमोशन के। अब ये देखते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन के कौन सा प्रमोशन का बेस सिलेक्ट करती है। इसी तरह से हर एक ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसीज़ हैं वो अलग होती हैं, और ऑर्गेनाइजेशन का ये देखा जाता है कि वो अपने इंडिविजुअल्स को कितनी ऑटोनॉमी देती हैं पावर्स लेने के लिए, यानी जो डिसीजन है कितनी पावर्स देती हैं उस डिसीजन को लेने के लिए, कि कैसा रिवॉर्ड वो देती हैं, किस तरह से रिवॉर्ड देती हैं, कितना ऑर्गेनाइजेशन रिस्क ले सकती हैं। ये सारे के सारे फैक्टर्स हर एक ऑर्गेनाइजेशन को उनकी पॉलिसीज़ जो हैं वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को शो करती हैं, उनका करेक्टरिस्टिक्स अलग शो करती हैं। नेक्स्ट है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी में क्या है कि जो हर एक इंडिविजुअल है वो चाहता है कि वो हायर लेवल पर जाए, वो अच्छी ग्रो करे, तो उनको क्या कर दी जाती है, ये चीज़ों की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर दी जाती है। उनको अप्रोप्रिएट स्किल प्रोग्राम जो हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो दिए जाते हैं थ्रू ट्रेनिंग, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। एंड साउंड प्रमोशन पॉलिसी विल हेल्प एम्प्लॉयज़ टू अचीव प्रमोशंस। अगर अच्छी प्रमोशन पॉलिसी है तो वो प्रमोशन अचीव करने में भी उनको हेल्प मिलती है। फिर नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट। जॉब इनरिचमेंट का मतलब है, जॉब इनरिचमेंट इज कंसर्न विद डिज़ाइनिंग जॉब्स। जॉब इनरिचमेंट कंसर्न होती है कि आपने अपनी जॉब्स को कैसे डिज़ाइन कर रखा है। बहुत सारे फैक्टर्स इफ़ेक्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जैसे आपने ये देखना है कि उन कितनी हायर और स्किलफुल नॉलेज आपको चाहिए, कैसी नॉलेज होनी चाहिए, कितनी स्किल होनी चाहिए। वर्कर्स को ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, ऑटोनॉमी दे सकते हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ा सकते हैं, और उनको अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं कि वो अपनी पर्सनल ग्रोथ को भी कर सकें। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम्स। एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम के अंदर हम क्या करते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय ने बहुत अच्छा काम किया है तो उसको अप्रिशिएट किया जाता है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशंस दी जाती हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, या उसको जैसे किसी ने बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दी तो उसको एक नोटिस बोर्ड पर उसका नाम लिख दिया जाता है। सर्टिफिकेट्स वगैरह दे सकते हैं उनको कि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। एंड टाइम पर क्या होता है, जब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एट द एंड ऑफ मंथ, या हम कह सकते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, देखती है परफॉर्मेंस, उन सारे एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस एक वो बनाई जाती है, परफॉर्मेंस लिस्ट बनाई जाती है। जिसकी परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है तो उनको क्या दिया जाता है, बेस्ट परफॉर्मेंस का सर्टिफिकेट्स वगैरह दे सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, उन एम्प्लॉयज़ को रिवॉर्ड दे सकते हैं, और बहुत अच्छी सजेशंस वगैरह भी, अगर ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि अगर इस एम्प्लॉय में ये कमी है तो वो उसको अगर उस कमी के बारे में बता सकता है, उसको उस कमी से सजेस्ट कर सकता है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो इसकी कमी दूर हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट
अच्छे से हो जाएगी। तो एप्रिसिएशन भी करना ज़रूरी है। अगर कोई अच्छा काम करता है तो वो चाहता है कि इस अच्छे काम के लिए मुझे एप्रिशिएट किया जाए। तो तो उनको एप्रिशिएट करेंगे तो उनसे क्या होगा, उनके अंदर एक हम कह सकते हैं मोटिवेशन आएगी और वो अच्छा फील करेंगे और अच्छे से काम करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। अब जॉब सिक्योरिटी हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो किसी भी काम को लेके परे यानी डरे हुए ना हो, ऐसा कुछ डरा हुआ फील ना रखें। तो उनको अपनी एम्प्लॉयज़ को क्या चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है कि हमारी जो फ्यूचर है वो क्या हो सके, अच्छा हो सके। जब पीपल जो हैं एक सेटिस्फाई फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, तो वो ऑर्गेनाइजेशन की से जॉब छोड़कर भी नहीं जाएंगे, तो वो जॉब में बने भी रहेंगे। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। एम्प्लॉय को भी क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट कराना चाहिए कि आप यहाँ पर डिसीजन मेक कर सकते हैं। इट मीन्स इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज़ इन डिसीजन मेकिंग। जो भी है एम्प्लॉयज़ के जितने जो ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी इश्यूज़ हैं उनको सुलझाने के लिए एम्प्लॉयज़ को भी क्या करना चाहिए, उस डिसीजन के अंदर इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर नेक्स्ट है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट में क्या है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोनॉमी दे देते हैं और पावर दे देते हैं सबॉर्डिनेट को कि वो और अच्छे से काम जो है अगर उनके पास पावर होगी तो वो बहुत जल्दी डिसीजन भी ले लेंगे, तो क्विक डिसीजन भी हो जाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और उनको सेटिस्फाई भी फील होगा कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो उनके ऊपर विश्वास रखती हैं कि वो अच्छे डिसीजन ले सकते हैं। फिर उनके माइंड में भी इनोवेटिव आइडियाज़ वगैरह आएंगे। तो हर जगह एक तरफ से ऑर्गेनाइजेशन का भी फ़ायदा रहता है, दूसरी तरफ से एम्प्लॉयज़ का भी फ़ायदा रहता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक करेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।